क्वीक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, विकास में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा रहा है और आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 3 है ये, ठीक है। इसमें भारत के ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, विश्व और बिहार स्पेशल, तीनों पार्ट के क्वेश्चन इसमें आए हैं। 1992 से 2022 तक के क्वेश्चन हम इसमें मेंशन कर रहे हैं और प्रत्येक ईयर्स के क्वेश्चन हम इसमें डाल रहे हैं। अभी ऑप्शन केवल 4 ही आपको मिल रहे होंगे, तो कुछ बच्चों में शंका होगी कि ऑप्शन तो 5 आते हैं, लेकिन जब पहले बीपीएससी का जब पेपर होता था तो उसमें ऑप्शन 4 ही होते थे। ये तो हाल के दिनों में ऑप्शन 5 होने लगे हैं, तो हम सारे क्वेश्चन को मेंशन करेंगे। अभी ये पार्ट 3 है क्योंकि क्वेश्चन संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए 50-50 क्वेश्चन को मैप के थ्रू हम डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका कमेंट करके आपको जवाब दिया जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन का मैं कोशिश किया हूँ जो क्वेश्चन मैप के थ्रू बताना हो उसको मैं मैप के थ्रू ही बताऊंगा, कि अगर मैप के थ्रू बताएंगे तो आपके दिमाग में बातें रहेंगी, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका वो सही हो जाए और उसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि क्वेश्चन का डिस्कशन जो है बिल्कुल मैप के थ्रू किया जाए, जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होते चले जाएं और आपको समझ में आए कि डिस्कशन का फ़ायदा होता क्या है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है सूची 1 रेल मार्ग और दूसरा है जोड़ने वाले स्थानों के संबंध में क्वेश्चन दिया हुआ है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें याद रखिएगा 4 रेल मार्गों के बारे में बताया गया है और ये चारों रेल मार्ग जो है अलग अलग महाद्वीपों में है, ठीक है। और वो किसको जोड़ते हैं, तो अलग अलग शहरों को किसको जोड़ा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पहला है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग, ये मार्ग किसको जोड़ता है, तो ये वाला जो मार्ग है ये पेरिस से वारसा के बीच जोड़ा जाता है, ठीक है। दूसरा है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ये जो है ब्यूनस आयर्स से वाल्पाराइजो को जोड़ता है। जबकि ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग ये जो है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक का है और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये आपका पेरिस से इस्तांबुल तक है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये सारे चैप्टर क्लास 12 की एनसीईआरटी से उठा करके क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यहाँ इन सारे रेल मार्गों की चर्चा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हम थोड़ा मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। वैसे इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए ये इसका मैप है और आप ये देख सकते हैं कि ये ब्यूनस आयर्स है और ये है वाल्पाराइजो बंदरगाह, ये चिली में है और इसको जोड़ा गया है। इसको ग्रेट इंडियन रेल मार्ग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग, तो ये देखो ये व्लादिवोस्तोक, ये रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, यहाँ से ये रेल मार्ग चलता है और ये लेनिनग्राद तक पहुँचता है रूस के। और इसमें 2 प्रमुख जो है रेलवे स्टेशन याद रखिएगा, एक तो आपको ये याद रखना है व्लादिवोस्तोक और दूसरा लेनिनग्राद, लेकिन इसमें एक मॉस्को रेलवे स्टेशन भी है और एक है चीता रेलवे स्टेशन। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि चीता रेलवे स्टेशन जो है किस देश में है, तो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग के अंतर्गत ही आता है। ये इतने जो है रेलवे क्षेत्र है। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा करके क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में दोबारा आ सकते हैं या कुछ थोड़ा सा चेंज करके आ सकते हैं, इसलिए हमें इसको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत के संदर्भ में है। भारत में भू आकारों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, अर्थात विचार कीजिए, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है पूछ रहा है, कौन सा इसमें सही है। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले लास्ट में आप लोग जरूर जाके देखा करिए और पेन से उसको गोला करो, अगर सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ सही पूछ रहा है। पहला है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। कैसे, ये मान लीजिए ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है और जब प्रायद्वीपीय पठार की प्लेट इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो ये वाला क्षेत्र टूट करके उत्तर पूरब की ओर खिसक गया और इसी को मेघालय का पठार या शिलांग का पठार कहते हैं। तो शिलांग का पठार दक्कन पठार का हिस्सा ही था जो टूट करके वहाँ चला गया है,
ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन कब समझ में आता है, जब मैपिंग से पढ़ाई किए हों या फिर जो है हम इसको जो है डिटेल में अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तभी ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक है। दूसरा है ऑप्शन है कि कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। इसका मतलब क्या होता है, ये भी राइट आंसर है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये ट्रांस हिमालय है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये ट्रांस हिमालय है, फिर ये ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक है। तो दो पर्वतों श्रेणियों के बीच में जो घाटी पाई जाती है, इसी घाटी को सम अभिनति कहते हैं। ठीक है। और इसी में कश्मीर घाटी स्थित है। तो इसका आंसर बी, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। अग्रगर्त का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, ये शिवालिक पर्वत है, तो शिवालिक पर्वत के बाद ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो बीच में ये गर्त है। तो जो ये गर्त है, इसी में प्रायद्वीपीय और हिमालय से जो निकलने वाली नदियां थीं, इस गर्त को भर दिया और ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और इसी को कहते हैं अग्रगर्त। तो पर्वतों के आगे जो खाई पाई जाती है और बाद में जिसमें मिट्टी भर जाती है, उसी को कहते हैं अग्रगर्त। तो ये भी बिल्कुल सही है। जबकि चौथा ऑप्शन जो है, इसमें यह है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है। इस चौथे ऑप्शन को थोड़ा हम मैप के थ्रू आपको समझाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको एक बार हम लोग मैप से देखते हैं। इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियाई प्लेट है। चीनी प्लेट यहाँ कोई नहीं है और यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में तटस्थ सागर था। यहाँ से और यहाँ से निकलने वाली नदियाँ इस अवसाद से भर दिया था, इस पूरे अवसाद से। और जब भारतीय प्लेट टकराई जो है जा करके यूरेशियाई प्लेट से, और तभी हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो यही अवसाद जो था नदी का, यही ऊपर की ओर आकर के ऐसे ही हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें चीनी कोई प्लेट नहीं थी, इसमें एक यूरेशियाई प्लेट थी और एक भारतीय प्लेट थी। अब इस मैप के थ्रू आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि कैसे जो है भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की टकराई और उसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो मैप के थ्रू जब हम समझते हैं तभी चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे से याद रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कतिपय लौह अयस्क संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। ठीक है। तो इस उद्योग के वहाँ अवस्थित होने का क्या कारण है। यह क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर लोहे के संयंत्र क्यों लगाए गए हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण ये है, इसका आंसर हो जाएगा बी। जो गोवा और कर्नाटक है, यहाँ लोहे का उत्पादन ज़्यादा होता है और यहीं से गोवा के बंदरगाह मर्मगोवा और न्यू मंगलोर बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है पश्चिमी देशों को। इसीलिए जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में लोहे का जो है ये क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ पर जो है लोहे का निर्यात भी किया जाता है इस क्षेत्र में। इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र में लोहे का जो है संयंत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और दूसरा, भारत में 2 क्षेत्र है जहाँ लोहे के इस्पात बनते हैं, एक पश्चिमी क्षेत्र में और एक आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, खासकर पूर्वी भारत में जो आपका जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, उड़ीसा का। तो ये 2 क्षेत्र भारत में लौह उत्पादन के क्षेत्र भी हैं और यहाँ लौह इस्पात के संयंत्र भी लगाए गए हैं। ठीक है। और यहाँ से जापान को, इस क्षेत्र से जापान को, चीन को या अन्य देशों को जाता है, लोहे का निर्यात होता है और इधर से पश्चिमी देशों को और खाड़ी के देशों को लोहे का निर्यात किया जाता है। ठीक है। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदा को प्रदेश से संबंधित जोड़ना है। कौन सी प्राकृतिक आपदा किस क्षेत्र में आती है। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, अब यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के, अगर इनको हम मैप के थ्रू याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप यहाँ देखिए, प्राकृतिक आपदा दिया हुआ है और प्रदेश, किस प्राकृतिक आपदा मतलब किस प्राकृतिक प्रदेश में कौन सी आपदा आती है। जैसे पहला हम बाढ़, अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में। भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, हिमालय के क्षेत्र में। सूखा कहाँ पड़ता है, भारत के मध्य पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी भाग में। और चक्रवात कहाँ आता है, तो चक्रवात आता है आपका कौन सा,
झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं ज्योग्राफी से, इसलिए इसको हमें मैप के थ्रू समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप ये भी देखिए, बिहार के बारे में अगर बात करें हम, तो बिहार का जो उत्तरी बिहार का मैदान है ये पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है, और जो दक्षिणी बिहार का मैदान है ये सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो बिहार में भी आपदाएं आती हैं और अलग अलग आपदाएं आती हैं, इसलिए इसको मैप से बताया जा रहा है कि आगे हो सकता है बिहार के बारे में भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो यह कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक में आप याद रखिएगा बाबा बुदन की पहाड़ी, सिमोगा पहाड़ी, कुद्रेमुख पहाड़ी के क्षेत्र में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। और याद रखिएगा कर्नाटक में सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और कर्नाटक में रेशम का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है, और कर्नाटक में लोहे का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो भारत का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो अगर इन चार ऑप्शन में देखेंगे तो इन चार ऑप्शन में हम आ जाएंगे यहाँ पर, याद रखिएगा उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, इसको आंसर उड़ीसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर झारखंड दिया होता तो झारखंड हो जाता। अगर यहाँ पर अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका आंसर उड़ीसा होगा, क्योंकि इन चारों में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं वो होती हैं कैसे? चंद्रमा से, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो जो ज्वार भाटा होता है ये चंद्रमा से होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन कैसे होती है? तो याद रखिएगा एसिड रेन वो उन क्षेत्रों में होती है जहां पर कारखाने होते हैं। तो कारखानों से जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड के जो धुएं के साथ उड़ते हैं और उन्हीं से एसिड रेन होती है, उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। और यह भी याद रखिएगा अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है पूरे विश्व में? तो नॉर्वे में होती है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये नॉर्वे में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? तो सूर्य ग्रहण तब होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए, किसके? पृथ्वी के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप ये इसलिए मैप के थ्रू बताया गया है, जब सूर्य ग्रहण कब होगा? याद रखिएगा जब सूर्य और पृथ्वी की चंद्रमा आ जाए। लेकिन अगर चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो वो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि जलवायु प्रदेश और बिहार के जो है उस क्षेत्र के साथ संबंध। बिहार में कौन से क्षेत्र में कौन से कृषि जलवायु प्रदेश है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैसे? आप देखिएगा यहाँ पे, पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पहली बार आया है। तो ये है 29.87% जो क्षेत्र पर उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान। दक्षिण बिहार का मैदान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 23.71% क्षेत्र पर। छोटानागपुर का पठार कितने क्षेत्र फैला हुआ है? 26.14% पर। और छोटानागपुर की पहाड़ी का क्षेत्र कितना है? तो 20.28%। तो ये आपका जो है प्रतिशत का क्षेत्र है, और बिहार के कितने प्रतिशत में क्या पाया जाता है ये पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें डाटाबेस से याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बिहार में अब आजकल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मैप के थ्रू भी बताया गया है कि किस क्षेत्र कौन सा परसेंटेज किसका कितना है। ठीक है, इसका भी एक मैं वीडियो बना के अलग से फिर से बताऊंगा आप लोगों को, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार में पहला ऑप्शन है, बिहार के रोपित मतलब होता है सिंचित क्षेत्र में क्षेत्रफल का लगभग 46% है। बिल्कुल सही है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है। नहीं, बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है?
तो नलकूप सिंचाई होती है। तो इसका जो आंसर तो होना चाहिए इसका ये, लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जब कभी क्वेश्चन आए तो हाँ सही है या नहीं है ये पहले गोला करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बिहार में सबसे अधिक नलकूप सिंचाई होती है, तब नहर सिंचाई होती है, लेकिन 30% नहीं, ये लगभग 18% के करीब होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, बी। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। निर्धनता मतलब अत्यधिक गरीबी में रहती है। 55% जनसंख्या बिहार की क्यों रहती है, इसमें कारण पूछा गया है। तो इसका पहला कारण है बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान और संभाव्य दोनों का अभाव है। ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। दूसरा, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। ये बिल्कुल सही है, जनसंख्या बिहार की तेजी से बढ़ रही है। और जो दूसरा अगला कारण है कि बिहार के पास गुणवत्तापूर्ण ढांचागत सुविधाओं और व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। ये बिल्कुल सही है। तो ये आंसर हो जाएगा 2 और 4, इसका आंसर हो जाएगा सी। कृषि की जलवायु दशाएं बिहार में हैं, अच्छी हैं, वहाँ कृषि हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये 2 ऑप्शन बिहार में, जो बिहार की गरीबी में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में 2 चीज पूछा गया इसमें। इतने देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन का डिस्कशन करना जरूरी है, उनको देखना जरूरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षण पूछा गया है और उनकी संख्या पूछी गई है बिहार के संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें पहला जो आप देख सकते हैं, इसमें ये पूछा गया है कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो यह है आपका 2 नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है तो वो है आपका 12 नंबर। आप ये देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो यह होगा आपका 31। ठीक है, और फिर पूछ रहा है आपका प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, तो वो है 87। ठीक है, इसके बाद हम मिलान कर लेते हैं। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 2। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है वो कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा, 12। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह है आपका 31। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है वो कौन है, 87। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का रेखा बनाती हैं। इसमें कौन सी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी ऐसी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ठीक है, ये 3 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हैं, लेकिन हम इसके अलावा 4 नदियां टोटल हैं, हम यहाँ मैप के थ्रू बता दे रहे हैं। पहली नदी है गंडक। गंडक जो है यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा बनाती है। दूसरा है घाघरा नदी, तीसरा है गंगा और चौथा है कर्मनासा। तो टोटल 4 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती हैं। कर्मनासा, गंगा, गंडक और घाघरा, ये 4 नदियां हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, केवल 3 नदियां दिया है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हमें मैप के थ्रू इसको पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा गर्म ठंडा है करके पूछा गया है। जैसे अत्यधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो अत्यधिक गर्म स्थान कौन सा है, सहारा। अत्यधिक ठंडा स्थान कौन सा है, अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी। अत्यधिक सूखा कौन सा है, चिली में। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, लेकिन यही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की,
तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, लेकिन 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसी का ठीक उल्टा है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो आप इस मैप के थ्रू इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये ग्रेट बैरियर रीफ है और ये प्रवाल भित्ति का क्षेत्र है, ठीक है, और ये जैव विविधता के लिए अत्यधिक धनी भी है। नेक्स्ट है दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री भारत का कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका पर है, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत के 3 स्टेशन है, एक दक्षिण गंगोत्री, दूसरा यहाँ पर मैत्री और तीसरा है भारती, ठीक है। और ये भारती का मैप बना करके यहाँ दिखाया गया है। ये भारत का स्टेशन है, यहाँ भारत तिरंगा झंडा लगा हुआ है और ये पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है जो बर्फ का क्षेत्र है और यहाँ पर किसी देश का कब्जा नहीं हो सकता है। हाँ, हर देश के लोग यहाँ रिसर्च कर सकते हैं। तो भारत के 3 स्टेशन टोटल हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे पर्वत श्रृंखला इसमें कौन है? तो आल्प्स पर्वत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी है। आप ये देख सकते हैं पूरा अमेजन नदी का बेसिन है जो एंडीज पर्वत से नदी निकलती है और अंटार्कटिका वो अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3 बड़े राज्य भारत के कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों जो है भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है? तो 40% सड़क परिवहन भारत में किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्गों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत की सिंचाई क्षमता का 47.8% पूरा होता है किससे? तो भारत की सिंचाई का 47.8% किससे पूरा होता है? तो ये होता है आपका लघु और बृहद परियोजनाओं से, ठीक है। ये सिंचाई परियोजनाएं हैं, इसी से पूरा होता है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ प्राप्त होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ, मतलब किस मानसून से प्राप्त होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन सही है साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप इसको याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में कुल बोए गए भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह है आपका, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है 80%, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के अलावा ये राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है और एमपी में भी पाई जाती है भील जनजाति। और यह भी याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या में, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हैदराबाद। तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो टकला मकान मरुस्थल जो है ये चीन में स्थित है और ये आप ये मैप इसका देख सकते हैं। ये है आपका चाइना देश है और ये है आपका टकला मकान डेजर्ट। ये गोबी जो मरुस्थल है, याद रखिए गोबी मरुस्थल 2 देशों में है, मंगोलिया में भी है और चीन में भी है, ठीक है। और यह है आपका तिब्बत प्लेटू, ठीक है। और यह है कुनलुन सान पर्वत,
ठीक है, यह है अल्ताई शान। ऐसे ही बहुत सारे पर्वत भी जो है चीन में पाए जाते हैं, तो इसमें हमें देखना है टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो ये चीन में है। ठीक है, इसके बाद है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जल संधि जोड़ती है, बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप ये मैप के थ्रू समझ सकते हैं। यह है आपका अरब प्रायद्वीप और यह है आपका अफ्रीका। यह है लाल सागर और यह है हिंद महासागर। तो ये लाल सागर और हिंद महासागर को कौन जोड़ रहा है, तो आप ये देख सकते हैं बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ रही है। ठीक है, और जल संधियां दो जल के क्षेत्र को जोड़ती हैं और दो स्थल को अलग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। तो 90 जो ईस्ट रिज है ये कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में है। आप इसका भी लोकेशन देख सकते हैं। ये है 19 ईस्ट रिज कहते हैं इसको। ये कटक होता है। ये जैसे महाद्वीपों पर पठार पाए जाते हैं वैसे ही महासागरों के अंदर भी पठार पाए जाते हैं। उन्हीं पठार को कटक कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं रिज कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हिंद महासागर। और ये आप ये देख सकते हैं हिंद महासागर में ये भारत है, बंगाल खाड़ी है। ठीक है, ये सुमात्रा है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये पूरा हिंद महासागर है। इसी में 19 ईस्ट कटक स्थित है। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो अगर हम मैपिंग के थ्रू इसको देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है याद रखिएगा जो सिडनी है ये किसी देश की राजधानी नहीं है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की और रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चीन है। ठीक है, और भारत में कौन है, झारखंड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलयन क्रिया किसका परिणाम होता है। तो वलयन क्रिया जो है अगर फोल्ड हो जाता है तो फोल्ड होने से क्या बनता है, तो ये पर्वत निर्माण होता है। तो वलन से ही पर्वत निर्माण होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये फोल्ड हुआ है और इसी से ही जो है हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसे हम पर्वत निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। आप इसको समझिए कैसे, मैप के थ्रू ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये अमृतसर यहाँ पर है, ठीक है, और शिमला जो है यहाँ पर है। दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन शिमला ऊंचाई पर है और अमृतसर मैदान में है। तो यहाँ पर ऊंचाई की भिन्नता के कारण दोनों की जलवायु में अंतर है। शिमला में हमेशा ठंडी पड़ती है, बर्फ़ भी गिरती है, जबकि अमृतसर में ठंडी तो पड़ती है लेकिन बर्फ़ नहीं गिरती है और यहाँ गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो झारखंड में कोयला की खानें कहाँ हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, याद रखिएगा झरिया। इसका आंसर हो जाएगा ए, झरिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, झरिया झारखंड में कोयला की खान है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा जो जमशेदपुर में टाटा एंड स्टील कंपनी है, झरिया के कोयले का ही इस्तेमाल टाटा स्टील कंपनी में जमशेदपुर में किया जाता है। नेक्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। तो सागरीय जो लवणता होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो उसका मुख्य स्रोत है आपका, याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और वो है आपका, याद रखिएगा भूमि। जैसे मान लीजिए सागर है और ये भूमि है, तो भूमि से ही सारे लवण जाते हैं कहाँ, सागरों में। ठीक है, तो भूमि के सारे जो तत्व हैं वो सागर में जाते हैं, इसलिए लवणता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। तो टिस्को जो संयंत्र है वो किसके नज़दीक स्थित है, तो टाटा नगर के स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की लोक संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है, एससी। ठीक है, और एसटी कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, एमपी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्वी मध्य रेलवे
का क्षेत्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार बिहार में आया हुआ है और बिहार का बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जो है सासाराम है, मोहनिया है, पटना नहीं है, औरंगाबाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पटना जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नहीं है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जोड़ता किसको है? तो आप ये समझ लेना, ये दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल कौन है? तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों की बात की जाए तो इसमें विशुद्ध रूप से कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। तो भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, तो इसकी एक समस्या यह है कि कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये हमारे यहाँ समस्या है, और कार्य संचालन कीमतें हमारे यहाँ बहुत महंगी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी ये 2 समस्याएं हमारे यहाँ नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी से प्राप्त होता है? बलुई मिट्टी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ठीक है, केशिका जो नली होती है वो सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में होती है। ठीक है, इसी ये मिट्टी है तो छोटे छोटे दरारें जो पड़ जाती है जमीन के अंदर, उन्हीं को हम केशिका कहते हैं, और इसी के थ्रू पानी जो है जमीन के अंदर जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये अलग कैसे हुए हैं? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा। इसे हम विवर्तन की क्रिया कहते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया बोलते हैं, और इसी के द्वारा सारे महाद्वीप अलग हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, पहले सारे जो महाद्वीप थे उनको हम पेंजिया कहते थे। ये आप देखिए पेंजिया है ये पूरा महाद्वीप, और जो महासागर था उसे पेंथालसा कहते थे। तो इसी से टूट टूट करके अलग अलग महाद्वीप बने हैं, जैसे यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सारी प्लेटें अलग अलग होकर के अलग अलग द्वीपों का निर्माण किया है। तो ये आपका किस कारण हुआ है? तो जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हुआ था, प्लेट टेक्टोनिक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल के भाग में अगर हम बात करें तो सौरमंडल में ग्रह भी हैं, धूमकेतु भी है और शुद्ध ग्रह भी हैं, लेकिन निहारिका इसका भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो अरब सागर के पानी का जो औसत खारापन है वो कितना है? तो 35 मिलीग्राम है। ठीक है, 35 जो है ग्राम जो वहाँ का लवणता पाई जाती है अरब सागर की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? तो इसमें याद रखिएगा, फतेहपुर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है, जबकि भागलपुर, उत्तरकाशी और कानपुर ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसी तरह क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको प्रीवियस ईयर की डिस्कशन किया जाता रहेगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।